नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज हम बातचीत कर रहे हैं बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी भुवन सिंह कोर्राम जी से। भुवन जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत और जानना चाहेंगे कि आपने लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिभागिता दर्ज कराने का मन किन कारणों से बनाया? जी धन्यवाद जी, और सभी को नमस्कार। ये इस लोकसभा क्षेत्र में जो हम लोगों ने मुझे प्रत्याशी बनाकर मेरे पूरे समाज के संगठनों ने मिलकर एक सामूहिक निर्णय लिया और उन्होंने देखा कि 75 सालों की समीक्षा की कि 75 सालों में इतना बड़ा हमारा जो बाहुल्य है वोटर्स जो हैं वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। और उसको देखते हुए चलते हुए जब भी हम लोगों ने राजनीतिक जो बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन लोगों से जब टिकट मांगने की बात कही तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि आपको आरक्षित सीट दी गई है, आप वहीं से लड़ें। लेकिन ऐसा संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि एक आदिवासी समाज जो एसटी बिलोंग करता है, जिसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, वो केवल आरक्षित ही सीट से लड़े। ऐसा कोई, इसलिए हम लोग अपने हक अधिकारों के लिए, एक अपने समाज के सम्मान के लिए, वजूद के लिए ये जो चुनौती है हमने पेश की है। बालाघाट जिले की जो पहचान है वो आदिवासी बाहुल्य इलाके के रूप में भी है, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी बालाघाट में एक तरह का पिछड़ापन हम देखते हैं। जी जी, हमारे ट्राइबल का इलाका देख लीजिए आप, पसवाड़ा है, बैहर है, जो अनुसूचित क्षेत्र में आता है। और मेरा जो बचपन है और मेरी जो पढ़ाई हायर सेकेंडरी की है वो उसी क्षेत्र से हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी की पोस्टिंग वहाँ रही, तो 18 सालों वो रहे वहीं पे उन्हीं क्षेत्र में। और मैंने देखा है वहाँ पे कि किस प्रकार से पिछड़ापन है। और आज भी जब मैं इतने सालों के बाद में उधर उस क्षेत्र में जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि इतना समय अंतराल होने के बाद भी कहीं ना कहीं विकास की गति बहुत कमज़ोर है और वहाँ विकास अच्छे से होना चाहिए था। बालाघाट ज़िले में इतने संसाधन होने के बाद भी इस बालाघाट ज़िले का एक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। इस बात को लेकर जरूर हम चिंतित हैं। अलग अलग पार्टी के नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया इस जिले का, इस संसदीय क्षेत्र का। आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई, क्यों इच्छा शक्ति की कमी आप पाते हैं, या कोई खास रणनीति के तहत काम नहीं हो पाया जो आज भी ये जो इलाका है जिसे हम आदिवासी बाहुल्य इलाका कह रहे हैं काफी पिछड़ा हुआ है? जी, जितने भी नेता, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो संसद तक और विधानसभा तक जो हमारे नेतृत्वकर्ता यहाँ से गए हैं उनमें कहीं ना कहीं कमजोरी तो थी नेतृत्व में। क्योंकि अगर कोई जब नेता ही स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाता है और विकास के जहाँ पे संसाधन बहुत सारे हैं तो उस संसाधन का समुचित उपयोग करके यहाँ की जनता को खुशहाल करने के लिए, रोजगार के लिए और यहाँ की जो व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है उनका डेवलपमेंट करके और यहाँ पे उद्योग के बहुत बड़े आयाम यहाँ पे स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये सारी संभावनाओं को शायद नज़रअंदाज किया गया और अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहे, बस यही हुआ है यहाँ पे। आपने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई है लोकसभा चुनाव में। मुख्य रूप से क्या बिंदु हैं आपके एजेंडे में इस संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर? देखिए, इस संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कहा जाए तो सबसे बड़ा तो आर्थिक समृद्धता जो है जिले की वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और इतना बड़ा यहाँ पे वन संपदा है और खनिजों का भंडार है और उसका दोहन भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ज़िले को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है ये तो समझ से परे है। और जो यहाँ पे कच्चा माल तैयार हो रहा है वो कच्चा माल दूसरे प्रदेशों में जाकर वहाँ परिशोधन हो रहा है, वहाँ संयंत्रों में काम यूज़ हो रहा है, वहाँ पर जाकर वहाँ पे यहाँ का लाभ जो है यहीं पे परिशोधन होकर जो मिलना था वो आज तक नहीं मिल पाया। और जब तक जहाँ कच्चा माल है वहीं पे अगर वो प्रोडक्शन हो तो कहीं ना कहीं इस ज़िले को बहुत ज़्यादा राजस्व मिल सकता है और उस राजस्व से हर फील्ड में एक डेवलपमेंट किया जा सकता है। आदिवासी समाज ने एकजुट होकर इस लोकसभा चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक दलों से एक अपनी टिकट की मांग की थी कि यदि आप हमें प्रतिनिधित्व का अवसर देंगे तो हम जरूर आपको इस अवसर को जीत में बदल कर दिखाएंगे। इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि एक राजनीतिक दल में अगर मान लो हम लोग का जनप्रतिनिधि को एक अच्छी विचारधारा वाला जाता है और स्ट्रॉन्ग नेतृत्व के साथ में वहाँ पे जाता है, जिसके पास योग्यता एक सदन में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कानून पास किए जाते हैं।
उसे संविधान का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और उसकी योग्यता अपने जो संसदीय क्षेत्र में जो भी सारी समस्याएं हैं उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ में उसमें संघर्ष करने का उसके पास अनुभव होना चाहिए। और जब तक उसके पास अगर संघर्ष करने का अनुभव नहीं है और ऐसा व्यक्ति जिसके पास में बस पैसा है और पैसे के बलबूते पे अगर वो संसद में बैठेगा तो अपनी बात कैसे रख पाएगा, केवल एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएगा। इसलिए यहाँ का योग्य व्यक्ति जाना चाहिए जो देखिए बहुत सारी समस्या है यहाँ पे, विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है और जो पलायन होता है यहाँ रोजगार के लिए वो बहुत बड़ा समस्या है। विद्यार्थियों का यहाँ पलायन होता है वो भी बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़े बड़े उच्च संस्थाएं यहाँ खुलनी चाहिए थी जो आज तक नहीं खुल पाई। और रोजगार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इतने जो संसाधन हैं उनके लिए अगर यहाँ पे संयंत्र लगते, यहाँ पे अगर उद्योग स्थापित होते तो शायद ये जो पलायन होता है ये नहीं हो पाता। तो इसके ऊपर मुख्य फोकस हमारा रहेगा और जनता के जिसको मौलिक अधिकार मिलना चाहिए था वो मौलिक अधिकारों से अभी बहुत वंचित है। और हमारे जो इंटीरियर क्षेत्रों में जाके देखिए आप कि वहाँ पे मूलभूत सेवाओं का किस प्रकार से अनियमितता जारी है। कोई किसी प्रकार का वहाँ पर ध्यान आकर्षण किसी भी प्रशासन का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए आप, फैकल्टी नहीं है सही तरीके से, वहाँ पे देखेंगे आप तो वहाँ अनियमितता बहुत सारी भरी हुई है और बस नेताओं की चापलूसी के कारण वहाँ पे भी सारी जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की कमी के कारण है। कांग्रेस और भाजपा पार्टियों से नेता चुनकर आए, क्षेत्रों में काम किया नहीं किया ये तो आप ही बता पाएंगे, लेकिन क्या बड़ी वजह आप मानते हैं कि अब भी जो ये अंतिम छोर का व्यक्ति है वो वंचित है? और क्या कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधित्व ने आदिवासियों के साथ सही न्याय नहीं किया? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी इनकी जो नीति होती है कहीं ना कहीं स्वावलंबन की नीति नहीं है। अब देखिए, हम किसान सम्मान, नारी सम्मान, बहना सम्मान, ये क्या है? आप काम दीजिए ना, आपको काम देना है। आप कृषक को सम्मान के लिए राशि दे रहे हैं, उसके लिए अच्छे बीज, अच्छे खाद और अच्छी तकनीक जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि वो एक कमर्शियल खेती कर सके और उससे जो लाभ होगा उसे, तो उसका जो आने वाला भविष्य है वो भी सुधरेगा और उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक अच्छा विकास करने का एक पथ सुनिश्चित होगा। तो ये चीज़ नहीं हो रही है। अब बहनाओं को आप जो कुटीर उद्योग हैं इनसे जोड़िए, उन्हें काम दीजिए, काम देकर वो अगर वो पैसा कमाते हैं तो ये जो 1200 साढ़े 1200 रुपये पर मंथ बोलते हैं तो वो 12,500 कमा सकती हैं। लेकिन उन्हें यहीं उलझाकर उन्हें रोक दिया जा रहा है। उन्हें रोजगार की व्यवस्था जो है वो लघु उद्योग है, ऐसे उद्योगों का निर्माण स्थापना होना जरूरी है। मोदी की गारंटी इन दिनों बहुत चर्चा में है, कांग्रेस भी अपने तरफ से वादे कर रही है, तमाम धार्मिक मुद्दे हमेशा छाए रहते हैं। तो ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव में फतेह दर्ज करा पाना, इसे आप किस तरह चुनौती भरा मार्ग देखते हैं? देखिए, जहाँ पे विकास की बात होती है, जहाँ पे वहाँ पे धर्म का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इसको राजनीति में जो धर्म की बात लाई जाती है तो धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। धर्म हर किसी का अपना आस्था है और आस्था से ही मेरे ख्याल से वो घर में डिसिप्लिन आता है और बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं उससे दूर रखता है धर्म। तो ये इन बातों को बिल्कुल राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन आज धर्म के ऊपर जिस प्रकार से राजनीति हो रही है वो बहुत बड़ा गलत है। यहाँ पे विकास के नाम पे राजनीति होना चाहिए और विकास के लिए ही राजनीति अगर हो तो शायद ये देश समृद्ध बन सकता है। अब इस देश को विश्व गुरु बनाने के एक एजेंडा लेके हमारी राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, लेकिन अगर निचले क्रम का व्यक्ति ही आज तरस रहा है, भूखे मर रहा है, भूखमरी का शिकार हो रहा है, तो ये राष्ट्र कैसे विश्व गुरु बन पाएगा? जी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को अन्न देता हूँ। भाई, ये देने की अगर आप बोलते हैं एक तरफ तो कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की शक्ति हमारा देश बनने वाला है और यही कहते हैं आप कि 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री अन्न दे रहा हूँ, तो फिर कैसे हो सकता? उनका पेट में भर रहा हूँ। भाई, तो ये ऐसी व्यवस्था से तो देश समृद्ध होने वाला नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर एक विकास का एजेंडा है आपके पास, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास।
इस सोच को लेकर आप राजनीति में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं जी। अब हमारे तमाम दर्शकों से चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस मतदान में हिस्सा लें? देखिए, मैं सभी मतदाता साथियों से यही कहूँगा कि योग्य व्यक्ति सदन में कैसा जाना चाहिए, इसको अपने तर्क वितर्क से आप अपना खुद का जजमेंट लें और ऐसे व्यक्तियों को वहाँ भेजें जिनके पास जनता के साथ में संघर्षों का अनुभव हो, सारी समस्याओं को जानने वाला हो और उस समस्याओं से निजात पाने के लिए उसने बहुत बड़ा संघर्ष किया हो। ऐसे लोगों को आपको भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जज्बा ज़रूर है। और संघर्ष यहाँ पे देख लीजिए, हम नक्सल समस्याओं से पलायन से जूझते हैं और विस्थापन से जूझते हैं, रोजगार के लिए जूझते हैं, शिक्षा के लिए जूझते हैं। बहुत सारे शोषण, अत्याचार, सारी चीज़ें हमारे साथ में लगातार होते जा रही है और ये सारी चीज़ों को जो निजात दिला सके, ऐसे व्यक्ति को आप अपने मन मस्तिष्क में एक योग्यता के रूप में उसका निराकरण करें और ऐसे व्यक्तियों का साथ दें। और मैं आप सभी को पुनः आग्रह करता हूं कि मैं भी एक उसी दौर में, उसी चुनौती के साथ में आज यहाँ लोकसभा प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। मैं चाहूँगा कि इस लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता मुझे बहुमत से जिताएं और मुझे संसद में एक बार इस लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर दें। बस इतना ही कहना चाहूँगा जी। तो भुवन जी, आपको थर्ड आई न्यूज़ के सभी दर्शकों की ओर से बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद सभी को। आप देख रहे थे थर्ड आई न्यूज़ में आज भुवन सिंह कोराम जी से विशेष बातचीत। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें। अब आज के अंक से दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।